हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो दोस्तों, इसमें हम कोई प्रश्नावली नहीं करेंगे, इसमें हम जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मुख्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इन सभी बातों को जो इस वीडियो में मैं बताऊँगा उसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो जब आप इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी प्रश्नावली के क्वेश्चंस को करते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और यह जो वीडियो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये जो हमारा चैप्टर का नाम है, इसमें जो ये ज्यामिति का मतलब है इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, ज्यामिति जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है जियो और दूसरा है मेट्रियन। तो इसमें जो जियो है इसका मतलब होता है दोस्तों हमारा पृथ्वी, ठीक है, और मेट्रियन का मतलब होता है मापन, यानी पृथ्वी का मापन, पृथ्वी को मापना। तो इस तरह से इस दोनों शब्दों से ही ये ज्यामिति शब्द जो है वो बना हुआ है। अब दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं यूक्लिड। तो जैसा कि आपको पता है कि यूक्लिड एक बहुत ही फेमस, बहुत ही विद्वान गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने जो ज्यामिति है इसके बारे में अपनी कुछ मुख्य अवधारणाएं दी हैं। तो चलिए इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो यूक्लिड हैं इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसमें 23 परिभाषाएं लिखी गई हैं। तो 23 परिभाषाओं में से हमारे एनसीईआरटी की किताब में सिर्फ 7 दी गई हैं, उनको हम बारी बारी से देखते हैं। तो जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये सभी जो परिभाषाएं हैं, इनमें सबसे पहला जो है वो हमारा क्या है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। तो दोस्तों, एक बिंदु, जैसा कि हम अपने पेन से एक पॉइंट ऐसे कर देते हैं, यही हमारा क्या होता है बिंदु। अब इसका कोई भाग नहीं होता है। इसी तरह से दूसरा है कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी कि अगर हम एक रेखा ऐसे खींचते हैं तो इसमें सिर्फ लंबाई ही होती है, इसकी चौड़ाई नहीं होती है। ये कहने का मतलब है दूसरे बिंदु का। अब तीसरा बिंदु क्या है हमारा कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, मतलब कि जैसे ये हमने एक रेखा खींचा, इनके जो सिरे होंगे वे क्या होंगे, बिंदु होंगे, ठीक है। और चौथा हमारा बिंदु है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। यानी कि इसमें कहने का मतलब है दोस्तों, ये थोड़ा शुद्ध हिंदी में लिखा गया है कि एक सीधी रेखा जो है वो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। मतलब कि अगर हम इस तरह से अगर बिंदुओं को एक साथ बिल्कुल ऐसे हम करें तो ये क्या होगा हमारा कि एक लाइन यानी रेखा बन जाएगा। अगर इसको हम इस तरह से करते जाएं, सपाट रूप से ऐसे हम बिंदु को करते जाएं तो ये हमारा एक रेखाखंड बन जाएगा। ये कहने का मतलब है चौथे बिंदु का। इसी तरह इसमें पांचवा बिंदु क्या है कि एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। मतलब कि दोस्तों, इसमें कहने का मतलब है कि एक पृष्ठ मतलब कि एक तल, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई एक पृष्ठ है, इसमें कहा गया है कि इसका सिर्फ केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। मतलब कि ये जैसे लंबाई और सिर्फ चौड़ाई होता है, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। इसके बाद अगर हम छठे बिंदु की बात करें तो ये है पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। मतलब कि जैसे ये पृष्ठ है हमारा, इसके जो किनारे हैं, ये चारों जो किनारे हैं इसके, ये क्या है हमारे रेखाएं हैं, यानी रेखाओं से मिलकर इसके किनारे बने हुए हैं। और सातवां है हमारा कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। मतलब क्या है दोस्तों इसका कि अगर हम रेखाखंडों को एक सपाट रूप से ऐसे खींचते जाएं हम तो क्या होगा कि इस तरह से हमारा एक समतल बनेगा, ठीक है, समतल पृष्ठ इस तरह से हमारा बन जाएगा इसकी तरह। तो ये कहने का मतलब है सातवें बिंदु का। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ 7 परिभाषाएं हैं जिन्हें यूक्लिड के जो पुस्तक है जिसका नाम है एलिमेंट्स, उसमें ये लिखे गए हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जितने भी बिंदु हैं, जितने भी ये परिभाषाएं हमने अभी पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा पहला है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें एक शब्द है भाग। तो भाग का मतलब क्या होता है, यानी कि क्षेत्र
तो इस तरह से भाग को हमने परिभाषित किया क्षेत्र में। अब इसको भी हम आगे परिभाषित करें और फिर इस तरह से जो हम परिभाषित करेंगे उसको भी आगे और परिभाषित करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि परिभाषाओं का एक तरह से चेन यानी कि एक श्रृंखला बन जाएगा। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए जो गणितज्ञ हैं इस तरह से उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और इसके लिए हमारी सुविधा के लिए उन्होंने इसको अपरिभाषित मान लिया। जैसे कि जितने बिंदु हो गए या रेखा हो गए या पृष्ठ हो गए, इन सभी को अपरिभाषित मान लिया गया, क्योंकि इन सभी को अगर परिभाषित करते जाएं तो इस तरह से परिभाषाओं का एक चेन बन जाएगा, एक इस तरह से श्रृंखला बन जाएगी। तो इसलिए इसको अपरिभाषित माना गया है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें इन सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने बात की जो यूक्लिड के जितने भी परिभाषाएं हैं 7 उनके बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है यूक्लिड के द्वारा जो अभिगृहित तथा अभिधारणाएं, ये 2 शब्द दोस्तों इस चैप्टर में उपयोग किए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अभिगृहित और अभिधारणाएं ये होती क्या है। तो दोस्तों अभिगृहित की अगर हम बात करें, इसको हम इंग्लिश में एक्सिम्स कहते हैं। इस तरह से ये एक्सिम्स होते हैं और इनको हम कहते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये। तो अभिगृहित को सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें तो अभिगृहित होता है दोस्तों कि गणित के किसी भी हिस्से में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि इस तरह से ये दोनों दोस्तों कल्पनाएं होती हैं जो कि सर्वव्यापी होती हैं और इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी कि सिद्ध नहीं किया जाता है इन्हें, ये सर्वव्यापी सत्य होती हैं और ये कल्पनाएं हैं। तो सबसे पहले अभिगृहित की बात करें, दोनों ही वैसे कल्पनाएं हैं। इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या हैं, कल्पनाएं हैं और इनको हम सिद्ध नहीं करते हैं, यानी कि इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये अभिगृहित और अभिधारणाएं हैं और ये सर्वव्यापी सत्य होती हैं, यानी कि इनको सबके लिए ही सर्व तरह से सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें एक्सिम्स की। तो एक्सिम्स क्या है कि किसी भी गणित के हिस्से में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर कि गणित के किसी भी हिस्से में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक्सिम्स की जो है परिभाषा लिखा। अब बात करते हैं हम इसमें पोस्टुलेट की। तो दोस्तों पोस्टुलेट क्या होता है कि ये जो है ये सिर्फ ज्यामिति के लिए ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि गणित का जो ज्यामिति का पार्ट है हमारा उसी में इसका यूज किया जाता है। यानी कि इसमें हम लिखेंगे कि यह विशेष रूप से जो है वो ज्यामिति से ही संबंधित है। तो दोस्तों इस तरह से हमने अभिगृहित और अभिधारणाओं को समझा, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स। अब हम बात करते हैं बारी बारी से जो यूक्लिड ने इसमें अभिगृहित और अभिधारणाओं को बताया है, तो इसको अब हम समझते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें अभिगृहित ये हमें 7 दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं सातों अभिगृहित को। तो सबसे पहले इसमें पहला है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब क्या है दोस्तों इसका कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर A बराबर है B के और C बराबर है B के। तो इस तरह से अगर A B के बराबर है और C भी B के बराबर है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो A होगा वो भी हमारा C के बराबर होगा। इस पहले अभिगृहित का कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं दूसरे अभिगृहित की। तो वो क्या है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। मतलब क्या है दोस्तों इसका कि जैसे 2 और ये 2 है, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इन दोनों के बराबरों में अगर हम जोड़ें बराबर को, यानी +1 जोड़े इधर भी +1 जोड़े इधर भी, अगर दोनों जैसे बराबर हैं एक और एक, तो क्या होगा, जब हमारा पूर्ण होगा, यानी कि इनको अगर जोड़ने के बाद जो आएगा 3, उधर भी 3, वो भी क्या होगा, हमारा बराबर ही होगा। तो इस तरह से दूसरे अभिगृहित का मतलब ये है। अब हम बात करते हैं इसमें तीसरे अभिगृहित की। तो वो क्या है दोस्तों कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होगा। मतलब कि इसका जस्ट ऑपोजिट है। जैसे कि मान लीजिए इसमें कहने का मतलब है कि बराबर, जैसे मान लीजिए 3 है और इधर भी बराबर 3 है, तो इसमें से अगर बराबर घटाया जाए, यानी कि इधर भी 1 से घटाया जाए और इधर भी 1 घटाया जाए, तो जो हमें पूर्ण प्राप्त होगा वो भी हमारा बराबर ही होगा।
तो इस तरह से ये हमारा तीसरा अभिगृहित है। अब बात करते हैं चौथे अभिगृहित की। तो दोस्तों चौथा अभिगृहित क्या है हमारा कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बिंदु है, ये हमने किसी भी रेडियस का एक यहाँ पर खींचा, इस तरह से मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का है, 2 मीटर का भी आप खींच सकते हैं। तो इस तरह से जो ये हमने एक सर्कल यानी कि वृत्त खींचा, इस तरह से इसके बाद अगर हम इसी तरह से एक दूसरा इसी त्रिज्या का वृत्त खींचे तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दोस्तों समझ जाना, वृत्त अच्छे से नहीं बना है बस। तो इस तरह से ये कहने का मतलब है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों क्या है, इनका जो त्रिज्या है वो बराबर है, तो इसलिए ये दोनों वृत्त भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। ये है चौथा अभिगृहित। अब पांचवें अभिगृहित की बात करें हम तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मतलब क्या है दोस्तों इसका कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई टैंक है, इसमें इस तरह से हमारे पास 50 लीटर का वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसके हम 10 हिस्से करें यानी कि 50/10 होगा, यानी कि एक हिस्सा कितने का होगा, 5 का। तो कभी भी ये जो 5 है ये इससे बड़ा नहीं होगा, ये हमेशा ही जो है 5 इस 50 से छोटा ही रहने वाला है। ये कहने का मतलब है हमारे पांचवें अभिगृहित का। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम छठे अभिगृहित की। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब छठे अभिगृहित है हमारा कि एक ही वस्तुएं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि एक ही वस्तुएं के दुगुने बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये x का दुगुना क्या होगा, 2x बराबर है हमारा y का। इसी तरह से 2x हमारा बराबर है z का। तो इसी तरह से अगर 2x y बराबर है और 2x बराबर z है तो हमारा y भी क्या होगा, z के बराबर होगा। ये है हमारा छठे अभिगृहित का कहने का मतलब कि एक ही वस्तुएं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। इस तरह से ये हो गया। अब सातवें अभिगृहित की बात करें तो एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। मतलब दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट है कि जैसे x का आधा 1/2x हो जाएगा, ये बराबर है a के, और 1/2x बराबर है b के। तो हमारा इस तरह से a भी बराबर होगा b के। इस तरह से दोस्तों ये हमारा सातवां अभिगृहित है। तो इस तरह से ये हमारे 7 अभिगृहित हैं। अब हम बात करते हैं इसके पोस्टुलेट्स यानी कि अभिधारणाएं की। तो दोस्तों हमारा अभिधारणाएं क्या हैं, ये हमारे 5 होते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहले अभिधारणा की बात करें तो क्या है हमारा कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब क्या है दोस्तों, बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं आसानी से कि जैसे एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, इन दोनों बिंदु से होते हुए ये एक बिंदु, इसका अन्य बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदु से होते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक सीधी रेखा ऐसे खींच सकते हैं। यह है हमारा पहला अभिधारणा। अब दूसरा अभिधारणा क्या है दोस्तों कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों शांत रेखा को हम यहाँ पर आजकल एक रेखाखंड कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एक शांत रेखा है यानी रेखाखंड। इसके बारे में हमें क्या कहा गया है कि इस रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि इसको कितना भी आगे तक हम इसको बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा दूसरा अभिधारणा। अब तीसरे अभिधारणा की बात करें यानी कि पोस्टुलेट की, तो वो है हमारा किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमने एक बिंदु लिया, इसको हमने केंद्र माना और केंद्र मानकर किसी त्रिज्या को, जैसे मान लीजिए ये हमने एक 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचा और इसको त्रिज्या को खींचते हुए यहाँ पे प्रकार रखते हुए और यहाँ पे हम पेंसिल रखेंगे और इस तरह से हम एक क्या कर सकते हैं, एक वृत्त खींच सकते हैं। तो ये है हमारा तीसरा अभिधारणा। अब चौथे अभिधारणा की बात करें तो ये है दोस्तों कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण, और इस तरह से ये हमारा दूसरा समकोण है, ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री का। इसके अलावा ये हमारा एक समकोण है 90 डिग्री का। तो इस तरह से ये जो तीनों हैं ये क्या है, आपस में बराबर हैं।
ठीक है, कहने का मतलब ये है चौथे अभिधारणा का। अब बात करते हैं हम पांचवा अभिधारणा। दोस्तों ये अभिधारणा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा बार यही आता है। तो ये है दोस्तों, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर ये दो समकोण से कम होता है। तो दोस्तों इसको जरा ध्यान से समझना, क्या है कहने का मतलब इसका कि जैसे एक ये सीधी रेखा है, ठीक है, ये सीधी रेखा है और दो इस तरह से ये सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। ये दो सीधी रेखाओं पर ये जो तीसरी सीधी रेखा है ये इनके ऊपर गिर रही है, यानी कि इसके बिल्कुल ऊर्ध्वाधर है, लंबवत है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जैसे ये दो अंतःकोण है इसके और ये दो है कोण इसके, तो इस तरह से जिस ओर यानी कि इस ओर जैसे ए, ये बी, ये सी और ये डी, अगर ए और बी इन दोनों कोणों का मान अगर दो समकोण से कम है, दो समकोण यानी कि 180 डिग्री से अगर इन दोनों का मान कम है इस तरफ, तो इसी तरफ जो ये दो ये रेखाएं हैं ये आपस में कहीं ना कहीं आगे जाकर मिलेंगी, यानी कि एक दूसरे से ये क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को ये काटेंगी। तो दोस्तों ये है इसके कहने का मतलब, यानी कि दोस्तों ध्यान से समझना इसको कि जैसे ये है सी और डी, अगर सी और डी दोनों कोणों का मान अगर दो समकोण से ज्यादा यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, तो इन दोनों रेखाओं का जो कितना भी आगे हम बढ़ा लें ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन जिस तरफ दो समकोण से कम यानी 180 डिग्री से कम का कोण बन रहा है, तो उस तरफ जो ये रेखाएं हैं वो आपस में आगे कहीं ना कहीं जाकर जरूर से जरूर मिलेंगी। तो दोस्तों ये है हमारा पांचवा अभिधारणा। तो इस तरह से ये हमने कुछ बेसिक सी, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हों, सभी जो बताई गई बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के साथ। धन्यवाद।